हम लोग जो है पिछले क्लास में एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लिए थे और एक्सप्रेशन था हम लोगों का के रेट कांस्टेंट के लिए के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाई टी। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, ध्यान से लेक्चर सुनिए। हम लोग को यह रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें R0 हम लोगों को रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को और कंसंट्रेशन ऑफ R ये हम लोगों को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T को शो कर रहा है और ये हम लोगों को K के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें यूनिट ऑफ K। तो K के यूनिट के बारे में, वैसे यूनिट के बारे में फार्मूला बता ही चुके हैं, पीछे यूनिट का डिस्कशन हम लोग पूरे किए हैं कि अगर यूनिट निकालना हो तो इसके लिए हम लोग किस फार्मूला का यूज़ करते हैं, मोल पर लीटर टू द पावर n1 माइनस n पर सेकेंड, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को तो मूल फार्मूला ही रेट कांस्टेंट का मालूम है तो इसलिए इसी से हम लोग निकालेंगे। तो चूँकि K बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाई टी, तो इतना सबको मालूम है। कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन घटाएंगे कंसंट्रेशन आएगा, तो ऊपर वाला हो गया कंसंट्रेशन टर्म, नीचे वाला हो गया टाइम। तो कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ K के बारे में हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का हो गया तुमको सेकेंड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान दो, यह हम लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया। दूसरा हम लोग इसमें अब बात करें फिर रेट कांस्टेंट के बाद है ग्राफ प्लॉट की। तो हम लोगों को इक्वेशन का जो फॉर्म है ग्राफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट की बात करते हैं तो इक्वेशन को ध्यान दो। इक्वेशन है K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R और बाय हो गया तुमको T। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो KT बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R इसमें। और जो रिलेटेड टर्म्स अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें अगर कंसंट्रेशन ऑफ R को हम लोग इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R0 और माइनस KT, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर हो गया माइनस KT और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ R0। देख लो ये इक्वेशन है उनको। यहाँ इस इक्वेशन के फॉर्म अगर देखोगे तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं mx प्लस c। इस इक्वेशन तो mx प्लस c देखो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस समझिए। ये मैथमेटिक्स में हम लोगों को इक्वेशन है, इसको कहते हैं y बराबर mx प्लस c को कहा जाता है। यह हो गया तुमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का यह इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कोऑर्डिनेट में जैसे कि मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इस तरह का इलिप्स है। तो यह जैसे कि हम लोग 11th में इक्वेशन ऑफ पाराबोला से पाराबोलिक पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन को ज्ञात किए हुए थे, तो वो इक्वेशन से हम लोग को पता चलता है। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन को y बराबर mx से अगर कंपेरिजन करते हैं तो तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों को x एक्सिस पर कौन T, हम लोगों को यहाँ पर m, यहाँ पर c हो गया। इट मीन्स जो कांस्टेंट है यहाँ पर इंटरसेप्ट, इसको हम लोग कहते हैं एक कटान, और ये y एक्सिस पर कौन हो गया r। तो हम लोग x और y के बीच ग्राफ खींचेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ r और t के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ हम लोग दिखा रहे हैं, ग्राफ देख लो, ग्राफ यह हो गया x एक्सिस, यह हो गया y एक्सिस। इस पर हम लोग टाइम को दिखाएंगे और ये हो गया तुमको कंसंट्रेशन ऑफ r, इसको हम लोग दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये m जो है, इस m को हम लोग कहते हैं स्लोप या ढाल, इसको कहा जाता है ढाल, स्लोप या ढाल। इसी को tan थीटा भी हम लोग के टर्म में भी दिखाते हैं। ये हो गया स्लोप, यहाँ पर देखो कितना माइनस के, और स्लोप जो है वह कैसा है, निगेटिव है। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है तुमको इस तरह से स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आए, लेकिन यह ग्राफ जहाँ से शुरू होता है इट मीन्स इसका जो इंटरसेप्ट होता है यह कांस्टेंट, यह हो गया तुमको कंसंट्रेशन ऑफ R0 और यह तुम्हारा यहाँ ओरिजिन हो गया। अब ये जो ग्राफ लाइन हुई है इसका स्लोप हो जाएगा, इट मीन्स m हो जाएगा माइनस k।
माइनस के, जो कि हम लोग कंपेरिजन यहाँ y बराबर mx से किए, mx प्लस सी से किए, हम लोगों को ये ग्राफ प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कि बिल्कुल एकदम स्लोप हम लोगों को माइनस के, इट में स्लोप हम लोग देख रहे हैं निगेटिव है। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं फिर कि यह हम लोग को इक्वेशन ऑफ स्टेट y बराबर mx, इससे हम लोग कंपैरिजन किए तो x एक्सिस पर कौन टर्म आएगा, y एक्सिस पर कौन सा आएगा, इंटरसेप्ट कितना होगा और उसके साथ साथ हम लोगों को स्लोप कितना होगा, वह सब बातें यहाँ से पता चली और इसके मदद से, डाटा के मदद से हम लोग ग्राफ खींचे या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो यह हो गया प्लॉट किसके, कंसंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T, इट मीन्स इसको वर्सेस हम लोग कह सकते हैं T, इसके बीच हम लोग ग्राफ जो है वह प्लॉट किए। अब उसके साथ साथ फिर हम लोग तीसरे पॉइंट में फिर देखेंगे यहाँ हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। हाफ लाइफ पीरियड इसको कहते हैं अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को डिनोट करते हैं टी और हाफ थोड़ा नीचे दे करके टी हाफ से। तो अर्ध जीवन काल नाम से ही स्पष्ट है, हाफ अर्ध, इट में सीधे तौर पर अगर देखो इसका डेफिनेशन हम लोग कहेंगे कि कोई भी पदार्थ जितने समय में अपने पूर्व मात्रा की आधी हो जाती है उस समय को उसका हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझ सकते हो, मान लो A है और इसको एक हाफ लाइफ पीरियड अगर लगेगा तो ये अपनी प्रारंभिक मात्रा की क्या हो जाएगी, आधी, A/2 हो गया। फिर अगर इसमें एक हाफ लाइफ पीरियड और लग जाए तो A/2 फिर आधा हो जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा A/4। अगर फिर एक हाफ लाइफ पीरियड अगर लगा देते हैं यहाँ पर T हाफ तो यह हो जाएगा A, फिर आधा हो जाएगा तो A/8। अगर तुमको इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, थोड़ा सा डिस्कशन समझिए हाफ लाइफ पीरियड का, कि तुम्हारा जो A था कितने समय के बाद अपने इनिशियल मात्रा का, इट मीन्स इनिशियल का सिर्फ 1/8 बचेगा। तो इनिशियल मतलब A का गुना का 1/8, इसका मतलब 1A/8 अपने इनिशियल मात्रा का 1/8 भाग बचने में इसको कितना हाफ लाइफ पीरियड लगा, 1, 2, 3। तो इसका मतलब अगर तुमको क्वेश्चन कह दे कि A से A/8 तक पहुंचने में कितना समय अगर लगा तो यहाँ T बराबर हो गया कितना, 1, 2, 3, इट मीन्स 3T हाफ लगा है, 3 अर्ध जीवन काल लगा है, तब यह यहाँ पर पहुँच गया। देख लो, तो सीधी बात है कि हम लोग कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में जितने समय में कोई भी अभिकारक या कोई भी पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है, वह हम लोगों को वह टाइम अर्ध जीवन काल कहलाती है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाती है। और हाफ लाइफ पीरियड को किससे हम लोग दिखाते हैं, T हाफ से। हाफ लाइफ पीरियड में हम लोग देख लिए कि जितने समय में अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगी, और समय हम लोग को हाफ। अब हम लोग इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर अप्लाई करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर एट T बराबर T हाफ। देख लो, ध्यान दो, हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं एट T बराबर T हाफ, मतलब जो टाइम हम लोगों को पहले T समय तक हम लोग ले रहे थे उसको अभी T हाफ तक, मतलब हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्म में लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो T बराबर T हाफ, अगर T बराबर T हाफ हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले T समय के बाद कंसंट्रेशन होता था R, लेकिन अभी जब T हाफ समय के लिए लेंगे तो T हाफ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ T हाफ की परिभाषा के अकॉर्डिंग T हाफ के बाद जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वह इनिशियल मात्रा का, प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ कह सकते हैं देन T बराबर T हाफ पर कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन A है T टाइम के बाद, लेकिन अब यह A नहीं रहेगा, यह इनिशियल कंसंट्रेशन A0 का आधा हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A0/2। हम लोग इसलिए कह सकते हैं, तो इसलिए तब K बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R0 अब माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R, तो कंसंट्रेशन ऑफ R की जगह कंसंट्रेशन ऑफ A0 बटे हो जाएगा 2, या इसको हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ R था ना, R यहाँ पर R0, यहाँ पर भी R0 हो जाएगा। अब बाय हो गया तुमको यहाँ जो है T,
अब इसको अगर घटाओगे तो ये कहने की जरूरत नहीं है, 2R0 माइनस R0 हो जाएगा। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ R0 बटे 2 का मतलब 2T, इतना के बराबर। ये हम लोगों को K का वैल्यू हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज़, ये T के जगह T हाफ देंगे, यहाँ भी T के जगह T हाफ। अब T हाफ का मान अगर ज्ञात करेंगे तो T हाफ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R0 अब बटे हो गया 2K, या हम लोगों को 2K के बराबर। मतलब यह हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग याद किए कि कंसंट्रेशन ऑफ R0 बाई 2K, यह हम लोग को T हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग को कैलकुलेट हुआ। अब देखो फिर हम लोग इसमें इंटरसेप्ट भी इसका कर लिए। अब रहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। ये तो हम लोग पहले देख लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वह प्रैक्टिकली फैक्ट है, यह हम लोगों को प्रायोगिक तथ्य है। तो प्रायोगिक तथ्य है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चौथा में एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स कि कौन कौन सा एग्जाम्पल्स जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। अब देखो, तो एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो एग्जाम्पल्स में पहला हो गया हम लोगों को फिर कि यहाँ पर H2 प्लस Cl2, या फिर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल ले लें, जैसे AU के सरफेस पर HI का विघटन, यह तुमको इसके अंतर्गत आता है। कुछ एंजाइम्स जो रिएक्शंस होती है, एंजाइम रिएक्शंस, ये भी तुमको इस कैटेगरी में आता है। और उसके बाद हम लोग अगर बात करें जैसे H2 और Cl2, यह हो जाएगा तुमको 2HCl ऑन वाटर सरफेस इसको लेते हैं, और अंडर HNu इट मीन्स ताप में। तो यह सब कुछ रिएक्शन है जो तुमको इसके अंतर्गत आएगा। इसको लिख लीजिए, बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे।